प्रोफेसर रज़ावी, ये तो बड़ा दुख हुआ जान के कि ये भी मोदी जी का कोई ओरिजिनल आइडिया नहीं है कि हम चलिए थोड़ा-सा मज़हब मिला देते हैं सियासत में। कोई गुजरात मॉडल नहीं है, तो औरंगज़ेब मॉडल भाई, नज़र आ अगर रहा है। आप ये कह रही हैं तो यहाँ तक कि औरंगजेब ने भी अपने को सूफी और बहुत बड़ा अल्लाह मियाँ का आदमी बताने की कोशिश की थी। वही हमारे प्रधानमंत्री भी कर रहे हैं। मुगलों का सबसे बड़ा बादशाह, जितनी टेरिटरी शायद औरंगजेब के पास थी, आप कह सकते हैं कि जो आज का हिंदुस्तान है, तकरीबन तकरीबन पूरा उसमें समाया हुआ था। हमें नजर आती है जो डिफ्रेंशिएट करती है औरंगजेब को फ्रॉम अदर मुगल किंग्स, वो ये था कि मजहब का मिश्रण करे पॉलिटिक्स में, यूजिंग ऑफ रिलीजन इन पॉलिटिक्स। आपको कोई शिवाजी से हमदर्दी नहीं है, ना आपने उसके बारे में पढ़ा। आप शिवाजी को एज कॉम्पिटिटर ऑफ औरंगजेब एक का इस्तेमाल ये दिखाने के लिए कि ये हिंदुत्व का लीडर है, हिंदुओं का लीडर, एक को मुसलमान का लीडर। राजपूतों की हैसियत क्या थी औरंगजेब के पीरियड में? जो नोबिलिटी में राजपूतों का हिस्सा था, वो मेरे ख्याल में सबसे बड़ा था। औरंगज़ेब जो हैं वो हिंदू राजाओं को और हिंदू जो व्यक्ति थे, उनको अपनी सल्तनत और अपने सरकार में शामिल रखते थे। कि कोई भी बादशाह हो, वो सिर्फ बादशाह होता है, उसका ना कोई मजहब होता है, ना उसका कोई रिश्तेदार होता है। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। हिंदी की एक कहावत है, गड़े मुर्दे उखाड़ना। भारत में इस वक्त यही हो रहा है। एक पॉलिटिकल पार्टी जो कहती है कि वो विश्व गुरु बनाना चाहती है देश को, वो दरअसल इतिहास में खदेड़ रही है, इतिहास के एक गहरे कुएं में जहां से निकलना असंभव है। मैं बात कर रही हूँ औरंगजेब के इर्द गिर्द बहस। इसके अलावा जिस तरह से बयानबाजियां हुई, उकसाती हुई, एक फिल्म बनाई गई और उसके बाद आखिरकार हिंसा हुई, कर्फ्यू लगा, पूरे इलाके में एक तरह से पूरा मतभेद पैदा हुआ और इस तरह की दीवारें खींच गईं, जिनका ऐसा लगता है कि अब ढह जाना बहुत मुश्किल है। जी, हम बात कर रहे हैं कि छावा फिल्म को लेकर, जिसको लेकर पूरे केंद्र में ये फिल्म इस वक्त नजर आ रही है। समझना बहुत जरूरी है कि क्या वाकई जो हिंदुत्ववादी संगठन, जिसको लेकर बीजेपी जिसको पेट्रोनाइज करती है, वो जो कह रहे हैं कि इतिहास की जो गलतियां भी थी या इतिहास में जो जुल्म और ज्यादती हुई, उसका बदला इस वक्त लिया जाएगा। यानी कि 300 साल से ज्यादा गुजरे हुए शहंशाह औरंगजेब को और उनके जुल्म का जो बदला है, वो आज के लोगों से लिया जाएगा। जिस तरह से इस पूरी तस्वीर को दिखाने और बताने की कोशिश हो रही है, इसको किस तरह से देखा जाए। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है प्रोफेसर सैयद अली नदीम रिजवी, जो कि प्रोफेसर हैं इतिहास के, जाने माने इतिहासकार हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के, और साथ ही सेक्रेटरी हैं इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस के भी। एक जाना माना चेहरा, जाने मानी आवाज है। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले प्रोफेसर रजावी आपका, हमें वक्त देने के लिए। एक ऐसा टॉपिक, एक ऐसी बात जिस पर कम लोग बात करने को तैयार हैं, क्योंकि आज दौर ऐसा है। मैं यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स में मौजूद हूँ, आप वहाँ भारत में मौजूद हैं, लेकिन दौर ऐसा है कि हमारे वक्त के जो शासक हैं, वो मुंह से एक शब्द निकलने से पहले ही एक तरह का विवाद बना देना चाहते हैं। मैं देख रही थी जो छावा फिल्म है, वो बॉक्स ऑफिस पर इतनी बड़ी सक्सेस साबित हो रही है कि 17 दिन इस फिल्म को रिलीज हुए हो गए हैं और 600 करोड़ से ज्यादा का कारोबार ये फिल्म कर चुकी है। अगर इंटरनेशनल इसका कलेक्शन देखें तो 800 करोड़ के आसपास हिट कर रही है। अगर नफरत, हिंसा और जो जिस तरह का ये प्रोवोकेटिव चीजें की जा रही हैं, अगर इनमें फायदा हासिल हो रहा है, तो क्यों नहीं करेगा कोई। आरफा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया और मौका दे रही हैं मुझे कुछ कहने के लिए। क्योंकि आजकल जितने भी हिंदुस्तान के चैनल्स हैं, खास तौर से टीवी चैनल्स, वो तो सिर्फ एक तरफ की बात कर रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया कि एक मौका देने के लिए कि एक दूसरे पक्ष की भी बात रखी जा सके। जहाँ तक आपने छावा मूवी का जिक्र किया, ये पहली मूवी नहीं है। इससे पहले भी काफ़ी इस टाइप की बनाई गई, और मेरे ख्याल में अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें, इतिहास उठा के देखें, तो ये तकरीबन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जब हुई थी, तब से मूवीज़ का, चलचित्र का इस्तेमाल पॉलिटिक्स के लिए किया जा रहा है। मसलन अगर आपको याद हो, हिटलर के पीरियड में गोएबल्स नाम के जो उनके एक प्रोपेगेंडा मिनिस्टर। के मिनिस्टर जो थे,
हुँ। उनके पीरियड में 1934 में, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, एक मूवी बनाई गई थी, ट्रायम्फ ऑफ द विल, जिसके थ्रू ये दिखाने की कोशिश की गई थी कि हिटलर और नाजी कितनी अच्छी पार्टी है और कितने अच्छे नेता हैं। और इस मूवी के थ्रू एक प्रोपेगेंडा चलाया गया था जिससे नाजीज को जर्मनी में बहुत पॉपुलर बना दिया गया था। उसकी भी ऐसा ही उस मूवी की उस दौर के हिसाब से, जाहिर है कि जो आज आप फिगर्स ले रही हैं वो उस पीरियड में तो नहीं हो सकती, लेकिन उस लिमिटेड दौर में जब मूवी जितने लोग देख सकते थे उस हिसाब से एक रिकॉर्ड इसकी एक्साइटिंग थी इस मूवी की। और उसके फौरन ही बाद एक दूसरी मूवी बनाई गई थी, जुड सुई, यानी सूस दी जू। इस मूवी का जो मकसद था वो पहली वाली मूवी से अलग था। पहले में नाजी पार्टी और हिटलर को ये दर्शाया गया कि कितने अच्छे हैं, और उसके बाद फिर ये सेकंड वाली मूवी में एक डेमोनाइज किया गया जूस को, ताकि उनके खिलाफ एक हेट्रेड पैदा हो। ये मैंने सिर्फ 2 मूवीज़ का नाम लिया है। देयर वर अ सीरीज़ ऑफ मूवीज़, और उसी वजह से गोएबल्स आज तक मशहूर हैं। और इन मूवीज़ के ज़रिए से एक इमेज बिल्डअप की गई कि द अदर कौन है, दुश्मन कौन है, और जो हमारा लीडर है, द ग्रेट लीडर, फ्यूहरर, वो कितना उम्दा है। आई थिंक कि कुछ उसी टाइप की अटेम्प्ट्स हिंदुस्तान में भी की जा रही हैं। मैं और प्रोफ़ेसर रज़ावी आपकी बात को मैं यहाँ पर आगे बढ़ाना चाहती हूँ और मैं हैरान हूँ और शायद हैरान नहीं भी हूँ कि हम हिटलर के दौर से, हिटलर के जर्मनी से हम गांधी के हिंदुस्तान का मुकाबला कर रहे हैं या उसका एक पैरेलल, एक समानांतर ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं। जिस ट्रायम्फ ऑफ द विल का आप ज़िक्र कर रहे हैं, उसका इतिहास ये है कि उसके जो प्रोड्यूसर थे, वो जर्मनी की सरकार थी। यहाँ तो भारत की सरकार इन फ़िल्मों का प्रोडक्शन भी नहीं कर रही है। कहा ही जा रहा है तथाकथित तरीके से, बड़े आज़ादाना तरीके से हिंदी फ़िल्म इंडस्ट्री इन फ़िल्मों को प्रोड्यूस करती है। इसमें जो ए लिस्टर्स हैं वो भाग लेते हैं और उसमें तथ्यों को जिस तरह से तोड़-मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, मैं दर्शकों को ये भी बताना चाहती हूँ कि हम चर्चा का केंद्र मुस्लिम शासकों को और खासकर औरंगज़ेब को रखेंगे। असली औरंगज़ेब कौन था? तो मुझे ये बताइए कि कम से कम वो तो जो हिटलर थे वो खुल्लम-खुल्ला तो कर रहे थे कि प्रोड्यूस किया उन्होंने इस फ़िल्म को। हाँ, बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि वहाँ तो कम से कम उनकी गवर्नमेंट उसको स्पॉन्सर कर रही थी। लेकिन शायद यहाँ पे भी जो इस टाइप की जो मूवीज़ हैं, जितनी भी मूवीज़ हों, चाहे वो कश्मीर फाइल हो, चाहे इससे पहले और बनाई गई हो, मसलन अगर आप याद कीजिए, हिंदुस्तान में भी बहुत दिन से जिस टाइप की मूवीज़ बन रही हैं, उनको देखते हुए स्पॉन्सरशिप तो कहीं न कहीं इनडायरेक्टली जो हिंदुत्व फोर्सेस हैं, उनके हाथ में जा ही रही है। आप अगर गौर करें तो एक पूरा एजेंडा चल रहा है। अगर आप देखें, जिस वक़्त जो सीरीज़ बनाई गई थी, महाभारत और रामायण, उस वक़्त बीजेपी की क्या पोज़ीशन थी? 2 सीट, और एकदम से वो पॉपुलर बनी, ज़ाहिर है अपैरेंटली, जैसे आपने पॉइंट आउट किया कि वो स्टेट स्पॉन्सर्ड नहीं थी ये दोनों सीरियल्स। लेकिन उसका असर क्या हुआ? जैसे-जैसे उनको पॉपुलर बनाया गया, उसके साथ-साथ में अचानक जो सो कॉल्ड हिंदुत्व फोर्सेस हैं, उनकी स्ट्रेंथनिंग होने लगी, और पूरा जो आपका मुल्क है वो एक कम्युनलाइज होने लगा, क्योंकि जो मूवी में दिखाया जाता है वो एक परमानेंट इम्प्रेशन जहन के ऊपर पड़ता है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि अगर आपने, जाहिर है कि कितनी बार देखी होगी, जो मुगलों पे के आसिफ ने मूवी बनाई थी, मुगले आजम। अब अगर उसको आपने देखा हो, और अगर मैं आपके सामने अकबर का नाम लूं, तो आपके जहन में किसकी शक्ल जाएगी? उस बेचारे अकबर की नहीं, जो आज से 350 साल पहले मर गया, बल्कि उस पृथ्वीराज कपूर की जिसने इस मूवी में, हालांकि बाद में दूसरे लोगों ने भी उस रोल को प्ले किया, लेकिन जो पहला इंप्रेशन इंसान पे पड़ा, वो हमेशा अकबर की शक्ल उसी सूरत पे आएगी। या बाद में जैसे संजय लीला भंसाली ने जो एक मूवी बनाई थी, क्या नाम था उसका, पद्मावत।
और उसमें जिस टाइप से अलाउद्दीन खिलजी को दर्शाया था, आई थिंक आज अलाउद्दीन का जहां आप सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का जहां नाम लीजिए, तो वही एक सैवेज बारबेरियन की एक इमेज हमारे आपके जहन में उड़ जाती है। बिल्कुल। और जो इतिहास के स्टूडेंट्स नहीं हैं, उनको बिल्कुल याद नहीं रहता कि मार्केट कंट्रोल मेजर्स, जितने भी फाइनेंशियल मेजर्स, जो भी उस जमाने में रिफॉर्म्स थे, वो उस बादशाह ने किए थे, तो मैं लेकिन आ एक जाती हूँ, मैं इसी पर आ जाती हूँ, जो सच्चाई है, क्योंकि इस इंटरव्यू का मकसद और आप जैसे बड़े इतिहासकार को बुलाने का मकसद ही यही है कि हम तथ्यों को और सच की तलाश करें। वायर पर हम यही करते हैं, हमारा ये काम है पत्रकार होने के नाते, और इसीलिए आपके जैसे लोगों को ढूँढ कर भी हम लेकर आते हैं, ताकि दर्शकों तक हम जैसे कहते हैं उनके ज्ञान के चक्षु खोल दें, यानी कि उनकी जो आँखें हैं, उन्हें खोलने का हम काम करते हैं। जैसे आपने कहा कि मुख्य धारा का मीडिया तो ये कभी करेगा नहीं। मुझे बताइए कि आखिर ये क्या बला थे ये औरंगज़ेब? आरोप ये भी लगाया जाता है कि भई देखिए, औरंगज़ेब को पाकिस्तान की किताबों में, वहाँ की टेक्स्ट बुक में जिस तरह के हीरो के तौर पे पढ़ाया जाता है, इसलिए चूँकि उन्होंने ज़ुल्म किया, जो भारत के लोग थे, या यहाँ पर जो छत्रपति शिवाजी हैं, उनके बेटे संभाजी की का ज़िक्र किया जा रहा है, और जिस तरह के वो हम देख रहे हैं कि उस फ़िल्म में जिस तरह से जितनी ज़्यादतियाँ वो सह रहे हैं, यानी जो लोग निकल कर आ रहे थे उस पिक्चर हॉल से, वाक़ई एक एक आम आदमी का जो मन मस्तिष्क है उसको चीर दे बुरी तरह से, इतना ज़ुल्म दिखाया गया। और जिस तरह से वो लड़ रहे हैं, वो भी कोई मामूली आदमी तो लड़ नहीं सकता। तो एक तरफ गैर मामूली ज़ुल्म और दूसरी तरफ एक गैर मामूली ताकत दिखाई गई है। तो दोनों के संगम में बिल्कुल एक तरह का ऐसा, जिसे रेसिपी फॉर डिज़ास्टर कहा जाता है, कि एक ऐसा पकवान तैयार करना कि आदमी अपने होशो-हवास खो बैठे। अब मुझे ये बताइए कि एक तरफ हमने फ़िल्म देख ली, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं पाकिस्तान की किताबों में क्या लिखा है औरंगज़ेब के बारे में। अब आप मुझे बताइए, आखिर वो क्या बला थे? वो किस तरह के शहंशाह थे? वो किस तरह के बादशाह थे? देखिए, इससे पहले कि मैं आपके मेन क्वेश्चन का जवाब दूं कि औरंगजेब थे क्या, आपने अभी पाकिस्तान के टेक्स्ट बुक्स का जिक्र किया, तो मैं ये कहता चलूं कि अनफॉर्चुनेटली 1947 के बाद जिस अंदाज में पाकिस्तान डेवलप हुआ, और जिसको हम लोग बुरा कहते थे और कह रहे हैं और कहते रहेंगे, जिस टाइप से उन्होंने कम्युनलिज्म को फैलाया, अनफॉर्चुनेटली आज हिंदुस्तान भी उसी लाइन पे जा रहा है। और 70 साल के बाद हम वही पॉलिटिक्स खेल रहे हैं जो कभी पाकिस्तान में खेली गई थी, और उसी तरीके से पास्ट से हम डिमंस को डेवलप कर रहे हैं। बहरहाल, जहां तक औरंगजेब का ताल्लुक है, या किसी भी बादशाह का या हिस्ट्री का ताल्लुक है, वो देखिए, एक आ, हर चीज न पूरी ब्लैक होती है, न पूरी वाइट होती है। उसमें नुआंसेज होते हैं, उसमें ग्रे कलर्स होते हैं। अगर आप इतिहास से जाके पूछें, तो औरंगजेब एक इंसान था जिसने बहुत सारी गलतियां की, बहुत ग्रेव गलतियां की, और उसने कुछ ऐसे काम भी किए जिनको सराहा गया। मसलन अगर आप देखें तो औरंगजेब मुगलों का सबसे बड़ा बादशाह है। जितनी टेरिटरी शायद औरंगजेब के पास थी, आप कह सकते हैं कि जो आज का हिंदुस्तान है, तकरीबन तकरीबन पूरा उसमें समाया हुआ था, प्लस उसके एक्स्ट्रा इलाके भी थे, यानी तकरीबन काबुल से लेके और डाउन साउथ तक की पूरी हुकूमत थी, जो कभी ना अकबर के पास रही थी ना शाहजहां के पास रही थी। तो ही वॉज अ वेरी ग्रेट किंग। और उसने जिस टाइप के मसलन अगर हम ये दर्शाते हैं या आजकल ये दिखाया जाता है कि वो सिर्फ रिस्पॉन्सिबल था टेम्पल्स को तोड़ने के लिए, लेकिन एक और पहलू था उसका, जहां के ऊपर a large number of grants were given by the same person to various temples, जो आजकल जब से ये कंट्रोवर्सी चली है और हर चैनल के ऊपर कहीं ना कोई उन इंस्क्रिप्शंस को, उन एपिग्राफ्स को, उन डॉक्यूमेंट्स को दिखा ही रहे हैं जहां पे औरंगजेब ने ये सब ग्रांट्स दिए थे। यानी कहने का मकसद ये है कि अगर औरंगजेब की फिगर देखें, तो उसमें काला भी था, सफेद भी था। इसके साथ साथ एक चीज और थी जो मैं आपके सामने कहना चाहूंगा, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि उसमें बहुत से अच्छाइयां भी थी, लेकिन सबसे बड़ी बुराई जो औरंगजेब की पर्सनैलिटी में
हमें नजर आती है, जो डिफ्रेंशिएट करती है औरंगजेब को फ्रॉम अदर मुगल किंग्स, वो ये था कि मजहब का मिश्रण करे पॉलिटिक्स, यूजिंग ऑफ रिलीजन इन पॉलिटिक्स। जहां जहां औरंगजेब की फेलियर हुई, उसने उससे उबरने के लिए, बाहर निकलने के लिए, उसने मजहब का इस्तेमाल किया। और मेरे ख्याल में, अगर आरफा जी आप तो मतलब काफी क्लोजली हिंदुस्तानी पॉलिटिक्स को भी देखती रहती हैं, अगर आप देखें तो तकरीबन तकरीबन वही चीज हिंदुस्तान में भी होती नजर आ रही है। 2014 में हमारे पास एक गवर्नमेंट आई जिसने बताया कि सब टाइप का हम डेवलपमेंट करेंगे, और जब वो डेवलपमेंट नहीं हो पाया, तो फिर सेकेंड फेज आते आते हर किस्म के कम्युनलिज्म को बढ़ावा दिया जाने लगा। यहां तक कि आज ये नौबत आ गई कि मुसलमान को, माइनॉरिटी को, दलित को, किसान को एक दी अदर के फॉर्म में देखा जाने लगा। और मकसद वही है जो औरंगजेब का था, और मकसद है कि एक दूसरा एनिमी तैयार करके सारी बुराई उसके सर पे रख दी जाए। वही जो मैंने जब अपनी टॉक शुरू की तो मैंने आपसे कहा, हिटलर की एग्जांपल दी। एग्जैक्टली वही हिटलर ने किया था। तो औरंगजेब का जो असल डेवलपमेंट है, वो तो अगर आप इतिहासकारों से पूछिए, सतीश चंद्रा से पूछिए, एम अथर अली से पूछिए, तो वो आपको एक नुआंस्ड अप्रोच बताएंगे। नहीं तो फिर बहुत से प्रोफेसर चीजों को रजावी, बुरा कहेंगे, कुछ को अच्छा कहेंगे। प्रोफेसर रजावी, ये तो बड़ा दुख हुआ जान के कि ये भी मोदी जी का कोई ओरिजिनल आइडिया नहीं है कि हम चलिए थोड़ा सा मजहब मिला देते हैं सियासत में। कोई गुजरात मॉडल नहीं है तो औरंगजेब भाई मॉडल भाई, नजर आ अगर रहा है। आप ये कह रही हैं, तो यहाँ तक कि औरंगजेब ने भी अपने को सूफी और बहुत बड़ा अल्लाह मियाँ का आदमी बताने की कोशिश की थी। वही हमारे प्रधानमंत्री भी कर रहे हैं। मेरे ख्याल में इतनी एफिनिटीज हैं दोनों में कि कोई इंतहा नहीं है। वाह! क्या बात आपने कह दी। और फिर मैं आपको ये भी याद दिलाना चाहती हूँ, आपको तो मालूम होगा दर्शकों को, कि देखिए आरएसएस और खुद उनके जो आइडियोलॉग्स हैं, जो उनके विचारक हैं, वो भी खुद यहाँ जो हिटलर की पार्टी है और हिटलर से काफ़ी प्रभावित नज़र आते हैं। बाकायदा उनके लिटरेचर में इस बात का ज़िक्र है कि वो जिस तरह से ज्यूज़ के, यानी कि जो यहूदी लोग हैं, उनके ऊपर अत्याचार जिस तरह से हिटलर ने किया, उसी अत्याचार के मॉडल को भारत के मुसलमानों पर अप्लाई करना चाहते हैं। ये अभी नहीं, 100 साल का पूरा इतिहास अगर हम देखें तो वो नज़र आता है। तो मुझे ये बताइए, आप ये कह रहे हैं कि हिटलर ने मज़हब का इस्तेमाल किया जब उनकी सरकार कमज़ोर हो रही थी, उसमें सियासत में मिलाकर और वो ज़हर लोगों के सामने परोस दिया। इसी तरह का मॉडल आज आप देख रहे हैं कि जहाँ-जहाँ कमज़ोरी नज़र आती है, कि कभी कोई चुनाव जीतना है, कभी पॉपुलैरिटी डाउन जा रही है, तो चलिए हम भी वही कर लेते हैं। क्या हिटलर मॉडल अपना रहे हैं आज? हाँ, वो आप देखिए, अगर इनका, जैसे आपने खुद कहा कि इनका पूरी आप इतिहास पलट के देखें, तो चाहे वो हिंदू महासभा रही हो, चाहे वीडी सावरकर रहे हों, चाहे कोई रहे हों, इन्होंने हमेशा हिटलर को एक तरीके से हीरो माना, और ये आज तक मानते चले आ रहे हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जहाँ तक प्रेजेंट गवर्नमेंट का ताल्लुक है, ये तो शायद औरंगजेब की हिस्ट्री से पन्ना फाड़ के उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। और क्योंकि बिल्कुल, अगर आप कभी आप एम अथर अली की किताब को देखें, आप सतीश चंद्रा के वर्क्स को देखें, तो आपको अंदाज होगा कि शायद इनके लिए जो आइडियल है, वो मिस्टर औरंगजेब है। और बिल्कुल उसी पन्ने पे, अगर आप एक चीज को और मैं आरफा आपसे पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, कि अगर आप इनका जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो सिलेबस अब इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, या कोशिश की जा रही है कि उस टाइप से पढ़ाई हो, जो यूजीसी की वेबसाइट पे भी इंडिकेशंस दिए जाते हैं, एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक्स में उन चीज़ों को शामिल किया गया, कुछ को हटाया गया। एक आइडियल सिनॉप्सिस भी एनसीईआरटी ने बनाई, जो सब जगह भेजी। तो चाहे स्कूल लेवल की सिलेबस हो, चाहे यूनिवर्सिटी लेवल का सिलेबस हो, अगर इसको आप दोनों को देखें, तो आप ये को ये नजर आएगा कि एक तरफ मुगलों को वो इनविजिबलाइज कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। अकबर का कोई जिक्र नहीं आना चाहिए, कोई सुलह कुल के बारे में कोई उसके बारे में बताना नहीं चाहिए। हाँ, एंशियंट में भी अशोक का जिक्र
थोड़ा बहुत हो, अशोका धम्मा पे बात नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ उसी कोर्स में जो ये इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, जो इन्होंने एज अ सजेशन सबको भेजा है और ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में उस पर अमल किया जा रहा है, उसमें जगह दी जा रही है हमारे औरंगजेब साहब, जगह दी जा रही है। आपने देखा होगा कि पिछले, मेरे ख्याल में इस गवर्नमेंट में जिस अंदाज में दारा शिकोह को एज अ हीरो पेश करने की कोशिश की जा रही है, ये सब क्या है? अगर आप दारा शिकोह को आप हीरो बनाएंगे, लेकिन उसकी जो पॉलिसी थी सुलह कुल जो अकबर से उसने ली थी, उसको आप डेमोनाइज करेंगे, तो आप दारा शिकोह का इस्तेमाल सिर्फ इस अंदाज में कर रहे हैं कि उससे आप औरंगजेब को डार्क दिखा सके। आपको कोई शिवाजी से हमदर्दी नहीं है, ना आपने उसके बारे में पढ़ा। आप शिवाजी को एज जो कॉम्पिटिटर ऑफ औरंगजेब एक का इस्तेमाल ये दिखाने के लिए कि ये हिंदुत्व का लीडर है, हिंदुओं का लीडर है, एक को मुसलमान का लीडर है ना? इसलिए आप क्यों ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं? आपको औरंगजेब से भी मतलब नहीं है डायरेक्टली, आपको दारा शिकोह से भी मतलब नहीं है डायरेक्टली, आप शिवाजी के भी कोई दोस्त नहीं है। आप इन तीनों फिगर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं सिर्फ एक माइनॉरिटी को एक ब्लैक कलर और अदर दिखाने के लिए। यानी आप ये कह रहे हैं उनके कि खिलाफ आज के कोई होगा। मुसलमानों आप ये कह रहे हैं कि 300 साल पहले मर चुके, कब्र में लेटे हुए औरंगज़ेब के जो भी ज़ुल्म उन्होंने किए या वो ज़ुल्म जो उन्होंने नहीं भी किए, उनका बदला लिया जाएगा, उनका जवाब माँगा जाएगा आज के मुसलमानों से? आप 300 साल पहले मरे हुए इंसान से क्या बदला ले सकते नहीं, इसलिए आज के मुसलमान और मुझे हैरानी इस बात की हैं? है। अब 1 मिनट आपको मैं रोक रहा हूँ। अगर आप एडवाणी जी का आप पूरी डेवलपमेंट देखें, तो पूरा नारा जो दिया गया था बाबर को लेके, हर माइनॉरिटी को आप उन्होंने ये नारा दिया था, बाबर की औलाद। आप याद कीजिए किस तरीके से 1990s में ये पूरा डेवलपमेंट हुआ। हर जगह जहां भी इनका रथ जाता था, बाबर की औलाद, बाबर की औलाद, बाबर की औलाद करके एक पूरा एक फसाद बर्पा किया जा रहा था। आज शायद, जो मैंने एक और इंटरव्यू में भी ये बात कही, कि शायद अब जरा सा और ग्रेजुएट हो गए, अभी पोस्ट ग्रेजुएट तो नहीं बने हैं, ग्रेजुएशन हासिल कर लिया है, और वो ये है कि अब बाबर से हट के अब औरंगजेब की तरफ बढ़ गए हैं, क्योंकि अब इनकी नजर में ये है कि मराठों को अपनाना है, उनके जो शिवाजी हैं उनको अपनाना है, और उनके थ्रू ये दिखाना है कि कैसे ये मुसलमान जो हैं इन्होंने हमेशा जुल्म किया है। हालांकि बात यह है कि चाहे वो औरंगजेब रहे हों चाहे अकबर रहे हों, इनकी जो नोबिलिटी थी वो कॉस्मोपॉलिटन थी। यानी अगर आप उस दौर में 16-17 सेंचुरी में आप उस पीरियड को देखें, तो सबसे बड़ी हुकूमत जो उस दौर की थी वो मुगलों की थी। सफाविद, ऑटोमन्स आज बहुत मशहूर हैं, लेकिन मुगलों के सामने उस वक्त कोई उनका एक एक तरीके से उनका था वर्चस्व। लेकिन और भी 1 मिनट में जो कंप्लीट करने दीजिए कि ईरानियों की हुकूमत में सफाविद में सिर्फ ईरानी थे, ऑटोमन्स में सिर्फ ऑटोमन्स थे। सिर्फ वाहिद मुगल एम्पायर थी जिनकी नोबिलिटी, यानी वो जो रूलिंग क्लास है उसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, राजपूत भी थे, सैयद भी थे, यानी कोई भी एथनिक ग्रुप हो, रिलीजियस ग्रुप हो, वो सब के सब इसमें शामिल था। और अगर आप देखें तो राजपूतों की हैसियत क्या थी औरंगजेब के पीरियड में, जो नोबिलिटी में राजपूतों का हिस्सा था वो मेरे ख्याल में सबसे बड़ा था। फाइनेंस मिनिस्टर कौन था औरंगजेब का? वो भी एक नॉन मुस्लिम था। अकबर के पीरियड में अगर टोडरमल रहे थे, औरंगजेब ने राजा रघुनाथ सिंह को अपॉइंट किया था। वो जो सेंसिटिव गवर्नरशिप होती थी, चाहे गुजरात हो, चाहे बंगाल हो, चाहे इस टाइप की जो भी हुकूमतें हुआ करती थी, उन्होंने मिर्जा राजा जय सिंह को दी, जसवंत सिंह को दी, और इस टाइप के नोबल्स का इस्तेमाल किया। इवन जब शिवाजी के खिलाफ जब महाज खोला गया, किसको भेजा गया?
मिर्जा राजा जयसिंह। बैटल ऑफ पुरंदर में शिवाजी को किसने हराया? औरंगजेब नहीं आए थे, मिर्जा राजा वो मिर्जा राजा जय सिंह की फौजें थी। जी हाँ। प्रोफेसर आगरे में रज़ावी, जी हाँ, कहाँ पे प्रोफेसर कैद किए गए थे? राम सिंह के यहाँ। समय थोड़ा-सा कम है प्रोफ़ेसर रज़ावी, आपने जो बातें बताई, जो व्हाट्सएप पे पढ़ने वाले मैसेजेज़ और जो लोग इन फ़िल्मों को देख रहे हैं, उनके लिए तो बड़ा चौंकाने वाली बात होगी। कुछ लोगों का दिल टूट जाएगा कि औरंगज़ेब जो हैं, वो हिंदू राजाओं को और हिंदू जो व्यक्ति थे, उनको अपनी सल्तनत और अपने सरकार में शामिल रखते थे। आपने ये बातें तो बताई, मुझे ये बताइए वाक़ई की जो ज़्यादती की जो कहानियाँ हैं, बार-बार औरंगज़ेब जो एक सिनोनिमस बन गए, पर्यायवाची बन गए भारत में कि औरंगज़ेब जैसी ज़्यादती, क्या वाक़ई वो इतने क्रूर, इतने ज़्यादा बर्बर शासक थे कि वाक़ई उन्होंने हिंदुओं पे इतना ज़ुल्म किया, बहुत बड़ी तादाद में महिलाओं का बलात्कार किया, बहुत सारे हिंदुओं को उन्होंने कत्ल किया, बाकी जो बचे थे उन्हें कन्वर्ट कर दिया, जिज़्या लगाया गया। जितनी रिसर्चेस हुई हैं उसमें एक चीज तय हो गई है कि बर्बर तो थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो उनका एक तरीके से कट्टरपंथी अंदाज है, उससे कोई मना नहीं कर सकता। लेकिन उसके साथ साथ में ये कहना कि उन्होंने औरतों के साथ जुल्म किए, उन्होंने ये किया वो किया, ये सारे व्हाट्सएप ग्रुप के डेवलपमेंट्स हैं। जी हाँ, जाहिर है कि एक इंसान जो अपने बाप को कैद कर देता है, अपने एक भाई को सूली पे चढ़ा देता है, उसको आप कैसे अच्छा कहेंगे? बर्बरियत तो थी। लेकिन एक चीज़ हमेशा हमको ध्यान में रखना चाहिए आरफा जी, कि कोई भी बादशाह हो, वो सिर्फ़ बादशाह होता है। उसका ना कोई मज़हब होता है, ना उसका कोई रिश्तेदार होता है। ज़ाहिर है आपके पास टाइम कम है तो मैं बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम्पल्स नहीं दूँगा। मैं आपको सिर्फ़ याद दिलाऊँगा कि किंग अशोका ने क्या किया था, हुँ, हैं? चंद्रगुप्त ने क्या किया था, हुँ? हुँ। बिंबिसार ने क्या किया था, हुँ? राजा जसवंत सिंह जिसके आजकल जसवंत सिंह राठौर, जिनका आजकल बड़ी तारीफ़ें हो रही हैं, उन्होंने क्या किया था? अपने बड़े भाई को मार के उन्होंने गद्दी सँभाली थी। यानी ये मत भूलिए, जो वो दौर था एक इतिहासकार के नाते हमेशा ये याद रखना चाहिए कि जिस दौर को आदमी स्टडी कर रहा है, उस दौर के हिसाब से स्टडी करे। जी वो हाँ, औरंगज़ेब थे या कोई भी इस टाइप के जो रूलर्स थे, चाहे हिंदू रहे हों, चाहे मुसलमान रहे हों, उनकी पॉलिटिक्स को कायम करने के लिए इट वाज़ वेरी नेसेसरी कि ना वो अपने भाई को आगे आने दें, ना भतीजे को आने दें और इनमें से ज़्यादातर ने अपनी-अपनी हुकूमतें अपने बाप को ख़त्म करके, भाइयों को ख़त्म करके हासिल की थी। जी हाँ। इसमें भी बेचारे औरंगज़ेब बहुत पीछे रह जाते हैं। औरंगज़ेब ने अपने बाप को मारा नहीं था, सिर्फ़ कैद कराया। जी हाँ, और इसलिए प्रोफ़ेसर रज़ावी यही बात तो है कि इतिहास को जब सिर्फ़ इतिहास की तरह नहीं बल्कि एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाए और मैं साफ़ तौर पे कहना चाहती हूँ कि आज के जो मुसलमान हैं, उनके खिलाफ़ वो मज़लूम मुसलमान जिनको कहीं भी उनकी नुमाइंदगी नहीं है, वो बड़ी तादाद में जेल में मौजूद हैं, उनके खिलाफ़ कानून बनाया जा रहा है, उनके खिलाफ़ बनाए जा रहे हैं, उनके लिए खिलाफ़ हम देख रहे हैं टीवी स्क्रीन्स पर अखबारों में रंगे हुए हैं और आपने हिटलर के दौर का ज़िक्र किया। मैंने भी हिटलर के दौर की मीडिया को स्टडी किया है कि कैसे मीडिया ने जिस तरह से शैतानीकरण एक डिमोनाइज़ किया वहाँ के यहूदियों को और फ़िल्मों को भी इसी तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है आज भारत में मुसलमानों को डिमोनाइज़ करने के लिए, उनका शैतानीकरण करने के लिए। बहुत-बहुत शुक्रिया हमारी आँखें खोलने के लिए, हमारे दर्शकों को ये सब जानकारी बताने के लिए क्योंकि बहुत कम लोग अब भारत में इस वक़्त ऐसे बचे हैं, जिनके पास हम जा सकते हैं इतिहास की असली जानकारी लेने के लिए। जो लोग व्हाट्सएप से अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं लेते, जो मूवीज़ से अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं लेते, जो टीवी न्यूज़ से अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं लेते। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए।